Hello students, in this video we are going to study about two topics. There is Lenz's law. फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेंजेस लॉ इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और दोनों बहुत इजी टॉपिक्स है। स्टूडेंट्स, मैंने ये डायग्राम जो बोर्ड पर ड्रॉ किया है आप देखो, आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जो है फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इस चैप्टर के एकदम शुरुआत में स्टडी किया था। आप जानते हैं कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के सामने ले आते हैं और अगर ये मैग्नेट मोशन में है, अगर मैं नॉर्थ पोल को ऐसे कॉइल के पास भेजता हूँ तो क्या होगा। ये नॉर्थ पोल में से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उस फील्ड की वजह से कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों एक बात याद रखो, करंट का मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको मोशन में आने के लिए वर्क करना पड़ता है और ये वर्क कौन करता है, तो ये वर्क जो है वो ईएमएफ करता है। व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यू नो द मीनिंग ऑफ ईएमएफ, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज राउंड द एंटायर सर्किट। सो ईएमएफ का सिंबल आप जानते हैं एप्सिलॉन, उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं W/Q। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ। अब ईएमएफ जनरली कौन प्रोड्यूस करता है, तो उसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। एक सोर्स है बैटरी, और आप जानते हैं बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमें पता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। सो द करंट फ्लोज फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सवाल ये उठता है कि जब बैटरी नहीं है तो करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये हमें समझना है। हम ये तो समझ गए कि अगर मैं किसी मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आता हूं तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ईएमएफ का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू -d∅b/dt। ये फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके थे। और ये जो नेगेटिव साइन आया था, मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था कि ये कंसेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब इस वीडियो में हमें उसका आंसर भी मिल जाएगा कि यहाँ नेगेटिव साइन क्यों था। तो ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस होता है, और इस ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होती है वो समझने में हमें लेंज लॉ हेल्प करता है। तो हमें ये समझना है कि ये मैग्नेट जब कॉइल के पास आता है तो कॉइल में जो करंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, यानी कि ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी। चलो समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज सच दैट the current due to it opposes the very cause of it। जिस वजह से करंट हमें मिल रहा था उसी को वो अपोज करता है, यानी कि इट opposes द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को वो चेंज नहीं होने देता है। स्टूडेंट्स, आई विल वेट फॉर अ मोमेंट, आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉपी दिस फ्रॉम द बोर्ड। एज I have to go further, I am going to rub it out, especially the meaning of EMF and the statement of Lenz's law. Please copy it fast. Okay, let us go ahead further. चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी लूप के अंदर करंट ट्रैवल करता है तो ये जो करंट होता है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके एक्सिस पर, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं, तो राइट हैंड रूल से।
अगर करंट ऐसे ट्रैवल करता है तो मैं मेरे फिंगर्स को ऐसे रखूँगा तो थंब का डायरेक्शन जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो मुझे जो है करंट का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड मिलेगा। ठीक है, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द करंट डायरेक्शन। अच्छा, इस लूप को अगर आप ऐसे देखो तो करंट अंदर जा सकता है, या ऐसे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी आ सकता है। तो इससे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आता है। अब सवाल यह उठता है कि जब किसी लूप के सामने मैं ऐसे मैग्नेट को लेकर आता हूं तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, वो कैसे समझने का? तो उसका आसान सा तरीका है, मान लो ये लूप है, लूप के सामने हमारा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है वो हमारे लूप में से पास होता है, हमारे लूप के साथ लिंक्ड है। अब बच्चों एक बात याद रखो, इसकी वजह से इस लूप में करंट प्रोड्यूस होगा। अब लूप में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस फ्लक्स को ऑपोज करेगा। अगर मैं इस मैग्नेट को लूप के पास ला रहा हूं तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऑब्वियसली द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट इन द लूप विल ऑपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका नॉर्थ पोल इस तरफ होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल दोनों सामने सामने होंगे तो वो इसको ऑपोज करेगा, वो इस मैग्नेट को लूप के पास नहीं आने देगा। तो अगर मुझे राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ ले जाना है तो करंट का डायरेक्शन कौन सा रखना पड़ेगा? तो मुझे करंट का डायरेक्शन ऐसे रखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन दूसरा भी एक सिचुएशन है कि अगर ये मेरा नॉर्थ पोल में दूर ले जा रहा हूं कॉइल से, अब अगर ये दूर जाता है तो फ्लक्स इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? ऑब्वियसली फ्लक्स डिक्रीज होता है, घटता है। तो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसको दूर नहीं जाने देगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, ये याद रखो बच्चों। तो अगर इसे अपनी तरफ खींचना है तो ये अब साउथ पोल प्रोड्यूस करेगा, और साउथ पोल अगर उसको प्रोड्यूस करना है तो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। अभी इसका आसान तरीका क्या है? तो इसका सिंपल तरीका यह है कि अगर नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आता है तो फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है तो ये कॉइल इस नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए उसके सामने दूसरा नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। तो हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, हम कॉइल के अंदर ऐसे नॉर्थ लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, और एन के जो एंड्स है वहाँ पर एरो बना देते हैं, तो उससे हमको करंट का डायरेक्शन पता चल जाता है। यानी कि करंट का डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगा, तो हमें नॉर्थ पोल इस तरफ मिलेगा और वो इसको अपोज करेगा। लेकिन मान लो कि नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जाता है तो ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने के लिए इसमें साउथ पोल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो साउथ पोल प्रोड्यूस करने के लिए हम इसे एस लिख देते हैं। तो ये जो एरो का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है, तो हमें करंट ऐसे मिलेगा, तो ये साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से हमें करंट का डायरेक्शन समझ में आता है और पोलैरिटी समझ में आता है। इसका प्रूफ अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे? बड़ा आसान है, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, ये नॉर्थ अगर कॉइल की तरफ आता है तो ये कॉइल क्या करेगा? नॉर्थ को रिपेल करना चाहिए। रिपेल करना चाहिए तो इस तरफ हमको नॉर्थ मिलना चाहिए, लेकिन मान लो इस तरफ उसके सामने नॉर्थ मिलने की बजाय हमको साउथ मिलता है, और अगर हमें यहाँ पर साउथ मिलता है तो क्या होगा बच्चों? इस तरफ साउथ और ये नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा।
अट्रैक्शन होने की वजह से हल्का सा पुश भी अगर हमने दे दिया तो ये मैग्नेट अपने आप इस तरफ खींचा जाएगा, लेंज लॉ के अगेंस्ट में यहां इस तरफ खींचा जाएगा। तो जैसे जैसे उसके ऊपर कॉइल की तरफ फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सवाल ये उठता है कि एनर्जी बढ़ी कैसे। अगर एनर्जी बढ़ती है तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस भी होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट होता है। तो अगर नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आता है तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होना चाहिए। हमने नॉर्थ की बजाय साउथ कंसीडर किया तो अट्रैक्शन हुआ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट होता है, यानी उसके सामने की तरफ साउथ हो ही नहीं सकता है, नॉर्थ होना चाहिए। इस तरह से हम लेंज लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो याद रखो बच्चों, लेंज लॉ का सिंपल रूल ये है कि जिस वजह से फ्लक्स चेंज होता है उस वजह को करंट अपोज करेगा, वैसा उसका डायरेक्शन होना चाहिए। द करंट opposes the very cause that produces the flux. And so in that formula, because it is in the opposite direction, EMF is in the opposite direction, we put the negative sign. It is trying to oppose the rate of change of magnetic flux. That is why we put the negative sign. So students, that was about the Lenz's law. We will go ahead with motional EMF. Let's go ahead with motional EMF. चलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में आप मोशनल ईएमएफ भी बोल सकते हो। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? ये देखो, मैंने बोर्ड पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया है जो स्टेडी है। स्टेडी है यानी इट इज नॉट टाइम वेरिंग, यानी कि टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग नहीं है, ठीक है, यू रिमेंबर दिस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टिंग रॉड PQ को रखा है। PQ इज अ कंडक्टिंग रॉड। अब अगर मैं PQ को फोर्स अप्लाई करता हूं, ऐसे ये रॉड है हमारा PQ और इसको हम धक्का लगाते हैं तो ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में इसे ट्रैवल करता है। अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? याद रखो, हमने पहले भी एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर रॉड में से करंट पास होता है इस डायरेक्शन में तो रॉड मोशन में आ जाएगा। इसमें एग्जैक्टली उसका उल्टा पढ़ेंगे कि अगर हम रॉड को मोशन में ले आएंगे ऐसे, तो उसमें P से Q की तरफ करंट फ्लो होगा। ये करंट कैसे फ्लो होता है? चलो इमेजिन करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रखा है वायर का, जिसके ऊपर इस रॉड को हम मोशन करवाते हैं, मूव करवाते हैं। So our rod moves on this kind of rectangular U-shaped rod. ऐसा कोई U-shape का रॉड है, ऐसे हमने रखा है, और उसके ऊपर U-shape का जो वायर है उसके ऊपर हमारा रॉड ऐसे मूव करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा है। याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, यानी यहाँ पर हमारे बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। रॉड इस तरफ मूव करता है। सपोज इसका जो विड्थ है वो है L और ये डिस्टेंस जो है वो X है, तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाता है। आपको बता दूं बच्चों कि ये जो यू शेप्ड वायर हमने रखा है, कंडक्टिंग वायर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन इससे हमारा प्रूफ थोड़ा इजी हो जाता है। और जब ये रॉड मूव करता है तब फ्रिक्शन जो है नेग्लिजिबल हो जाता है या जीरो हो जाता है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो व्हाट इज द एरिया?
एरिया इज इक्वल टू, देखो लेंथ हमने x लिया है और विड्थ ब्रेथ हमने l लिया है, तो एरिया इज इक्वल टू LX। अब देखो अगर मैंने इसको मूव करवाया है तो ये जो एरिया है वो चेंज होता है। और याद करो मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि किसी भी लूप के साथ, ये एक रेक्टेंगुलर लूप हो गया है ना, तो रेक्टेंगुलर लूप के अंदर जब एरिया चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है। याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो फ्लक्स जो है वो चेंज होता है क्योंकि एरिया कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना एरिया। अगर मैं रॉड पी क्यू को ऐसे ले जाता हूं तो ये जो एरिया है वो कम होने लग जाएगा, एरिया कम हो गया तो फ्लक्स कम हो गया, तो फाई बी इज चेंजिंग। So EMF will be generated in this rod PQ and EMF का फॉर्मूला हम जानते हैं माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ फाई बी? इट इज बी इंटू ए, एंड जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में एरिया भी है, तो बी ए कॉस थीटा में थीटा 0 ले लेंगे तो कॉस 0 1 हो गया, तो बी ए बच गया, तो माइनस डी बाई डी टी of BA. But what is the value of A? A is equal to Lx. So I can write EMF is equal to minus d by dt of B Lx. Now students, B is the magnetic field which is fixed. It is not changing with time. हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था। L ये लेंथ चेंज नहीं होता है, लेकिन X जो है वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे रॉड PQ लेफ्ट में आता जाएगा। तो B और L कांस्टेंट होने की वजह से हम उसको बाहर निकाल देंगे। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है v, सो आई कैन राइट एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस बी एल इंटू माइनस वी। मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? तो अभी इसके पहले हमने लेंज लॉ स्टडी किया था, याद करो। हम इस रॉड को ऐसे धक्का मारते हैं तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि उस करंट से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके इस तरफ के मोशन को अपोज करेगा, यानी वो रॉड को ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारेगा। तो फोर्स ऐसे है लेकिन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए मैंने माइनस भी लिखा है। तो एप्सिलॉन यानी कि ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया BLV। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला फॉर BLV। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसी डेरिवेशन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलो देखते हैं। ये एक मेथड हो गया डेरिवेशन का। लेट अस सी द अनदर मेथड ऑफ डिराइविंग द सेम थिंग। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। दैट मीन्स आई कैन राइट F इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें इस यू शेप्ड वायर की जरूर नहीं है, तो चलो हम एक काम करते हैं, ये यू शेप्ड वायर निकाल देते हैं, उसके बिना ही हम प्रूव करते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में दोनों प्रूफ दिए हैं और आप एग्जाम में कोई भी प्रूफ लिख सकते हो। तो मैं ये यू शेप्ड वायर जो है इसको निकाल देता हूँ। अब देखो बच्चों, ये जो मेरा रॉड है वो रॉड इस डायरेक्शन में जाता है विथ वेलोसिटी v। अब रॉड के अंदर चार्जेस भी होते हैं। मान लो रॉड में कोई पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे होते हैं, हमने एक ही लिया है। तो जब हमारा रॉड मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये मेरा रॉड है और वो मैग्नेटिक फील्ड में v जितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी ट्रैवल करता है। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस, उसमें आपने स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या है वो फोर्स का फॉर्मूला? Q इंटू V क्रॉस B। तो VB साइन थीटा हो जाएगा, V क्रॉस B की वैल्यू। थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन V एंड B। चलो V क्या है? वेलोसिटी किसका?
चार्ज का, चार्ज कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, याद करो। तो चार्ज का डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये क्रॉस देखो आप, अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज। सो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं QVB, फोर्स इज इक्वल टू QVB। डायरेक्शन कौन सा होगा फोर्स का, चलो समझते हैं। राइट हैंड रूल याद करो, मैंने फिर से चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था, मैं एक बार फिर से याद करवा दूं बच्चों। ये हमारा जो राइट हैंड होता है ना, राइट हैंड, उसको आप कंसीडर करो। देखो ये जो फिंगर्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, हमारा जो थंब है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, और हमारा जो पाम है वो फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो मुझे बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर जा रहा है, बराबर है। वेलोसिटी किस तरफ है, लेफ्ट में है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे राइट हैंड को ऐसे पकड़ूंगा कि मेरी सारी उंगलियां अंदर की तरफ पॉइंट करेंगी। चार्ज का वेलोसिटी जो है उस डायरेक्शन में मेरा थंब रहेगा। फिर हम देखते हैं कि मेरा पाम किस तरफ फेस करता है। तो बी के डायरेक्शन में मैंने उंगलियों को पकड़ा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में मेरा थंब है, तो मेरा पाम नीचे फेस करता है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो हमको फोर्स का डायरेक्शन भी समझ में आ गया और फोर्स मिल गया हमको QVB। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज EMF, याद करो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही लेंज लॉ जब समझाया आपको तब एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो let's write down the formula for electromotive force. EMF is equal to work done per unit charge. Now tell me students, what is the formula for work? Work, you know, it is force into displacement. And what is displacement? मैं ये क्रॉस नहीं करता हूँ वरना आप उसको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट समझ लोगे गलती से। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, किसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज जो है यहाँ से शुरू करता है और यहाँ तक आता है। ये हमारे रॉड का लेंथ कितना है, L। तो हमारा चार्ज कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, L जितना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो हम लिखेंगे FL अपॉन Q। What is the value of F? F is equal to QVB. So I can write QVBL upon Q. Q cancel हो गया, so epsilon is equal to BVL. So this is the formula for motional EMF. तो बिना U shaped कंडक्टर के रखे भी हमने मोशनल EMF का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। सवाल ये उठता है कि अगर ये रॉड मोशन में नहीं है और अगर हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, क्या तो भी ये चार्ज मोशन में आएगा? आंसर इज यस। कैसे? तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि लॉरेंज फॉर्मूला जो है उसमें आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू E प्लस V क्रॉस B। अब मैं ये बता रहा हूं कि मेरा रॉड जो है वो मोशन में नहीं है, तो V तो 0 हो गया, तो मेरा जो फोर्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं किया है, मैं तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं। लेकिन इस बार मैं रिपीट करता हूं, इस बार मैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देता हूं। मैंने जब ये डेरिवेशन किया और उसके पहले वाला मेथड एक्सप्लेन किया तभी मैंने समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग नहीं है, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा रॉड जो है वो स्टेशनरी है, मोशन में नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है। तो हमें यह समझ में आ जाता है कि V 0 होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ काम नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स मिलता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से? तो यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो वो चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज में मोशन करवाता है। याद रखो, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच दिस चार्जेस आर इन मोशन।
but that is not so important. Don't worry about this, but this derivation is very important. There are two methods of the derivation. I have explained both the methods in exam. Whichever method you are comfortable, you can write the method. एक मेथड तो वो U शेप लिया था हमने और डेरिवेटिव किया था, और दूसरा मेथड तो हमने सिर्फ रॉड लिया, रॉड में हमने फॉर्मूला फाइंड कर दिया फोर्स का, F = QVB, फिर एप्सिलॉन EMF का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q, और W का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की वैल्यू हमने रख दी, Q कैंसिल हो गया तो BVL। ये दो तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो, डिराइव कर सकते हो। एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो टुडे स्टूडेंट्स। वी हैव स्टडीड द थियरी ऑफ टू टॉपिक्स, दैट इज Lenz's law and motional EMF. In the next video, we will see some problems related to these two topics. See you in the next video.